Most welcome all. My name is Rakesh Rana and today we are discussing our subject is a pathophysiology. Now today's topic is a basic introduction of cells and injury. Now we are discussing the cells and injury. उसके अंदर में हम उसके टाइप्स को देखेंगे और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे. Now first types प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. इसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे पहले आपको बता दिया जाए एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. वी हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल एग्जांपल्स. फर्स्ट इज अ बैक्टीरिया या फिर वायरस. ठीक है, इसमें आपका वायरस भी आता है. नाउ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी एंड प्रोटिस्टा, ये सभी जिसे हम विजुअल आंखों से इजीली देख सकते हैं, ये सारे आपके कहलाएंगे यूकैरियोटिक सेल. जैसे जिसमें भी हम इजीली विजिबल स्किन्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम इजीली नेकेड आइज से देख सकते हैं, वो सभी यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं. बट प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट with the help of microscope we will. So now start. Difference between the prokaryotic cells and eukaryotic cells. First difference is a prokaryotic cell, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस. एंड देन सेकेंड, नो मेम्ब्रेन्स इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स. जितनी भी ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये जो भी ऑर्गेनेल्स है ये सभी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं. किसके अंदर में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर में. बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर में कोई भी ऑर्गेनल्स कवर नहीं होते हैं. इसमें अगर हम देखें थर्ड पॉइंट, तो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. जैसे हम जानते हैं बैक्टीरिया या फिर वायरस के अंदर में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए, उनमें से कोई भी एक प्रेजेंट होगा. बट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में हम देखते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के क्या पाए जाते हैं, पेयर्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम इन अ पेयर फॉर्म. एंड देन फोर्थ अगर हम देखें, दिस इज अ नो स्ट्रेमिंग इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर में स्ट्रेमिंग नहीं पाई जाती, बट यूकैरियोटिक सेल्स में स्ट्रेमिंग पाई जाती है. सेल डिविजन्स विदाउट अ माइटोसिस. माइटोसिस के बिना भी सेल डिवाइड हो जाती है. किसमें, बैक्टीरिया या वायरस में या आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर में. बट यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीज़न होता है उसमें माइटोसिस की प्रोसेस कंपलसरी है. एंड देन हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फ्लैजिला है वो कैसा पाया जाता है, इज़ अ स्मॉल फ्लैजिला. जो फ्लैजिला है वो स्मॉल साइज का होता है, बट हमारे यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला पाया जाता है. दिस इज अ सिंपल फ्लैजिला. सिंपली आप देख सकते हो ये इतना लंबा सा एक वायर की तरह है, बट हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में एक जो फ्लैजिला होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिस तरह से आउटर लेयर में आप देख सकते हो. एंड देन वी आर डिस्कसिंग द स्मॉलर राइबोसोम्स. इसमें जो राइबोसोम है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में जो राइबोसोम है वो लार्ज साइज का होता है, उसका साइज बड़ा होता है. ये कंपैरिजन है. इट्स वेरी सिंपल. आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे 6th क्लास से. इट्स ओके. नाउ वी आर रिवाइजिंग. नॉन सेल्यूलर सेल्यूलोज इन सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर में किसी प्रकार का सेल्यूलोज नहीं पाया जाता इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर. बट अगर यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो इसके अंदर में जो सेल्यूलोज है वो प्रेजेंट होता है इन अ सेल वॉल. सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. अगर हम देखें, नो हिस्टोन प्रोटीन. इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए में यह हिस्टोन प्रोटीन बॉन्ड में के फॉर्म में बना हुआ रहता है. इट्स ओके. यू हैव टू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड complete your notes. After then we are discussing the examples of prokaryotic cells. First example bacteria, and then वायरस, एंड हमारे पास में है यूकैरियोटिक सेल्स, जिसके एग्जांपल्स आप जानते हो, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, फंगी या प्रोटिस्टा. देन वी आर नेक्स्ट कंपैरिजन देखेंगे प्लांट सेल के अंदर में और एनिमल सेल्स के अंदर में. दिस इज़ अ लार्ज इन वैक्यूम. इसके वैक्यूल्स है ये बहुत ही बड़े साइज का होता है, बट एनिमल सेल के अंदर में दिस इज़ अ नो लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल्स. एंड क्लोरोप्लास्ट जो हरितलव कहलाता है, जो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर में, बट एनिमल सेल में यह प्रेजेंट नहीं होता. एंड ये डिफरेंस है. और बाकी चीज़ें, जितनी चीज़ों को आप देखोगे ये स्ट्रक्चर में सिमिलर मिल जाएंगी. इस चीज़ों को आप भी स्टडी कर सकते हो एंड इन डायग्राम्स को नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर
एग्जामिनेशन पर्पस। एंड रिजिड सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो रिजिड इन फॉर्म का होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है। एंड देन अगर हम देखिए एनिमल सेल के अंदर में नो रिजिड सेल वॉल, किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं प्रेजेंट नहीं होती है। देन हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनेल्स है उसे हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अगर हम इसे स्टडी करें व्हाट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल के चारों तरफ पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन होती है। एंड ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाय द सेल्यूलोज एंड प्रोटीन, ठीक है, सेल्यूलोज और प्रोटीन के द्वारा ये सेल वॉल बनी हुई होती है और जो प्रेजेंट होती है इन अ प्लांट सेल। ओके, नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दिस इज द एनिमल सेल। आफ्टर देन साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक तरह का फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स दैट मेक अप इनसाइड ऑफ द सेल्स, जो सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट, दिस इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ सेंट्रल पार्ट एंड देयर अ मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर इन्वेलप, जो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, कवर्ड रहता है, इन्वेलप पूरी तरह से पैक होता है न्यूक्लियस। एंड इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन्स। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सारी चीज़ों को हम ब्रीफली देख रहे हैं ताकि इन सारी चीज़ों से हम फेमिलियर हो जाए। आफ्टर देन वी विल डिस्कस इन अ सेल इंजुरी। Now, two types of endoplasmic reticulums are present. First is a rough endoplasmic reticulum and second is a smooth endoplasmic reticulum. इनका वर्क क्या होता है अगर हम देखें, the first of a transport of protein, rough endoplasmic reticulums are worked as a transport of protein. Roughness is attached to the ribosomes, जो किससे अटैच होता है, राइबोसोम से अटैच होता है। एंड स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है ये क्या कार्य करता है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड का ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। एंड देन वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट, दिस इज अ राइबोसोम्स हमने अभी पढ़ा कि ये अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, इसका वर्क क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब कि प्रोटीन को प्रॉपरली बनाने का वर्क आपके राइबोसोम्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग द गोल्गी बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स, इसका दूसरा नाम हम देख सकते हैं, सेकेंड नेम ऑफ द गोल्गी बॉडी इज गोल्गी एपरेटस एंड थर्ड नेम इज अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, असेंबलिंग मतलब किसी चीज़ को बनाने का कार्य या फिर एडिटिंग ऑफ द प्रोटीन, उसके अंदर में प्रोटीन को एड करने का काम, मैन्युफैक्चरिंग या मरम्मत करने का काम गोल्गी बॉडी का होता है। आफ्टर देन लाइसोसोम जिसको हम स्टडी करते हैं, देयर कंटेन द एंजाइम्स। लाइसोसोम को हम अगर देखें तो इसे दूसरा नाम आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, जिसके अंदर में डाइजेस्टिव फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम इसकी डेफिनेशन, इसके नेचर को देखेंगे, कंटेन द एंजाइम, कौन से एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये कंटेन करके रखता है। एंड ब्रेक डाउन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड हेल्प टू रिसाइकल लार्ज प्रोटीन्स इन अ एनिमल सेल के अंदर में लार्ज प्रोटीन को बनाने का कार्य लाइसोसोम का होता है। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, दिस इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, एटीपी। ठीक है, एटीपी का संश्लेषण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन फ्लैजिला एंड सिलिया। फ्लैजिला हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये क्या है, इसका वर्क होता है एज अ मोमेंटम या सेल सरफेस प्रोजेक्शंस फॉर मूवमेंट करवाने का, या इसी कह सकते हैं हम लोकोमोशन, वन प्लेस टू अदर प्लेस आर ट्रांसफर्ड बाय द फ्लैजिला। दिस इज अ फ्लैजिला या फिर इसे कहते हैं हम सिली। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स
एंड माइक्रोफिलामेंट। इसका वर्क होता है आपके साइटोस्केलेटल, मतलब कि सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाने का कार्य होता है। दिस इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर को कंपोज करने का वर्क हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, जिसे हम कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। इज इट क्लियर नाउ? एवरीथिंग इज ईजी नाउ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब कि जिसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं आपके एंजाइम्स एंड पिगमेंट। वैक्यूल्स आर दिस इज अ वैक्यूल एंड देन ये कैसे साइज का होता है? लार्जर साइज। लार्जर सेंट्रल वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल कंटेन्स द एंजाइम्स एंड पिगमेंट। जो लार्जर साइज का वैक्यूल पाया जाता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है एंड एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, दिस इज अ एनिमल सेल। इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं आपके ऑल ओवर द एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स। इज इट क्लियर नाउ? दिस इज अ वेरी इजी। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो वर्क करता है इसे कहते हैं हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इन अ एटीपी फॉर्म। नाउ ऑर्गेनेल्स in a plant cell containing the chloroplast pigment. This is a work of containing the pigments. After then we are discussing the cell injury. What is cell injury? Cell injury means हम उसकी अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें कि किसी भी प्रकार के नॉर्मल सेल्स में इफेक्ट या स्ट्रेस या किसी प्रकार का हार्मफुल हैजार्ड्स होने की वजह से उसके साइज में, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर फंक्शन न करने की कंडीशन को हम कहते हैं सेल इंजुरी, जिसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेल इंजुरी, इट्स आल्सो कॉल्ड द सेल डैमेज। इसे हम कह सकते हैं सेल डैमेज। जैसे इज वेराइटी ऑफ चेंजेस ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, किसी प्रकार का स्ट्रेस, उस पर प्रेशर देने की वजह से दैट अ सेल सफ़र ड्यू टू द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल बाहरी फोर्स आने की वजह से या इंटरनली कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से सेल्स के ऊपर में क्या आने लगता है? स्ट्रेस आने लगता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। दिस टाइप्स ऑफ अ कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल इंजुरी या फिर सेल डैमेज। इज इट क्लियर नाउ? द मोस्ट अदर कॉजेज़ अगर हम देखें, स्ट्रेस के साथ ही साथ अदर कॉजेज़ भी जो उसके इंजर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज़ अ फिजिकल कंडीशंस एंड केमिकल कॉजेज़, इन्फेक्शन बाय द सनलाइट, केमिकल्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ अदर ऑर्गन मटेरियल्स, बायोलॉजिकल एजेंट, nutritionals and immunological factors. These types of different factors are available for the doing a cell injury. This is the structures you have to need to understood. After then we are discussing the concept of cell injury. What is the concept? सबसे पहले क्या है? इन्फ्लुएंस द स्ट्रेस। उसके ऊपर में किसी प्रकार का प्रेशर या स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जिस कारण से क्या होती है? हमारी सेल कई बार रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से हमारी सेल्स में कई बार एडॉप्टेशन आ जाता है, वह उस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेती है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड देन सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें, सेकेंड कंडीशन हमारे पास में आएंगी कि सेल्स में इंजुरी हो जाना। ठीक है, सेल इंजर्ड हो जाती है। आफ्टर देन इंजुरी होने के कारण हम उसमें देखते हैं अलग अलग टाइप के रिएक्शंस इन द सेंस उनका प्रॉपर फंक्शनिंग न कर पाना। एंड हम उसके बाद में देखते हैं जो पैथोलॉजिक प्रोसेस, जो उसमें डिसीज़ जो डेवलप होने वाली है, हर एक कारण जो उसमें प्रोसेस करने लगते हैं, उसके कारण उस सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, जिससे वह डिसीज्ड कंडीशन में आ जाती है। और ऐसी कंडीशन में आने की वजह से सेल के अंदर में एक डिसीज़ डेवलप हो जाती है, जैसे कि इन्फेक्शन। इज इट क्लियर नाउ? एवरीथिंग इज ईजी। नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेल स्टेट। सेल के स्टेट में अलग अलग कंडीशन में हम देख सकते हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल सेल, जिसे हम बोल सकते हैं मायोकार्डियल फाइबर्स। ठीक है, ये जो फाइबर्स है जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल फाइबर्स इन प्रेजेंट सेल, नॉर्मल सेल्स। ठीक है, नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है। आफ्टर देन उसमें जब हाइपरटेंशन या अलग से प्रेशर प्रोवाइड होता है या एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार की स्ट्रेस आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर लेता है? वह एक प्रकार का
उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं हम हाइपरट्रॉफी। एंड देन ऐसी कंडीशन में वो डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर में एडॉप्टेशन, ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को एडॉप्ट भी कर जाती है। बट दिस इज़ अ शॉर्ट टाइम एस्कीमिया, ठीक है, एस्कीमिया। नाउ दिस इज़ अ लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, दिस इज शॉर्ट टर्म। एंड देन शॉर्ट टाइम रिवर्सिबल सेल इंजरी, दिस इज अ रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर यह लॉन्ग टाइम के लिए हो रही है तो लॉन्ग टाइम के कारण इस सेल्स की डेथ होने लगती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन या ब्लड नहीं जा पाता है। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग द एस्कीमिया। एस्कीमिया क्या होता है, इसे हम अच्छे से अगर समझें तो किसी भी प्रकार के ऑर्गन्स या डिसीज ऑर्गन या आर्टरी के अंदर से ब्लड का प्रॉपरली फ्लो न हो पाना, ठीक है, प्रॉपर वे में फ्लो न होने की कंडीशन में ब्लड के सप्लाई में कमी आ जाने की वजह से वहाँ की सेल्स के पास में ऑक्सीजन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और ब्लड की कमी, जो आप समझ सकते हो ब्लड के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, इन सारी डिफिशियंसी की वजह से सेल्स डेथ होने लगती है। दिस टाइप्स ऑफ कंडीशंस इज कॉल्ड द एस्कीमिया। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग द इंजरी फ्रॉम फिजिकल एजेंट। फिजिकल कौन कौन से एजेंट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर में इंजरी डेवलप होने लगती है। फर्स्ट इज अ कॉज ऑफ अ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में आ जाता है हमारा किसी प्रकार के स्ट्रेस में, किसी भी चीज़ में अगर हमारी स्किन चिमट जाती है तो उसमें ट्रोमा, मतलब कि एक स्वेलिंग टाइप की आने लगती है, ठीक है, ट्रोमा की कंडीशंस, दिस टाइप्स ऑफ स्किन विल बी डेवलप इन आउटर लेयर। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है किसी भी बल्ब का या फिर किसी भी खाना बनाते समय किसी भी वेसल्स का, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने स्किन पे बर्न को ला लेते हैं, ठीक है। एंड देन हायर हीटिंग की वजह से भी हमारी स्किन्स रप्चर हो जाती है एंड उसमें इंजरी आ जाती है। शॉक्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट एंड प्रोस्थेटिस। नाउ इलेक्ट्रिकल इंजरी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजरी? दिस इज डिस्टर्बेंस ऑफ अ नर्व्स एंड कार्डिक इम्पल्सेस। जो भी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें किसी प्रकार के प्रॉब्लम आ जाना, या नर्वस, ठीक है, हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम चल रहा है बाय द CNS एंड ANS एंड ऑल ओवर द स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी न्यूरॉन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में अगर डिस्ट्रप्शन आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऐसी कंडीशन में हमारी सेल्स को प्रॉपरली सिग्नल्स नहीं मिल पाते और इन कंडीशन की वजह से इलेक्ट्रिकल इंजरीज डेवलप होने लगती है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसमें क्या होता है? दिस इज अ रेडिएशंस, सिकनेस, म्यूटेशंस एंड ट्यूमर, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशंस, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं ऑल ओवर द रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मोबाइल, ठीक है, टेलीविज़न एंड देन टावर्स, ठीक है। दिस इज़ अ नॉन आयनाइजिंग, इट्स वेरी डेंजरस। एंड देन आयनाइजिंग, जिसमें हम देखते हैं एक्सरे, सोनोग्राफी या किसी प्रकार के अदर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे आयनाइज्ड फॉर्म में रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है। एंड ऑल दीज थिंग्स, दिस इज़ अ वेरी सेफ एंड बेनिफिशियल फॉर आवर इन्वायरमेंट, इट्स नो डेंजर, ठीक है, किसी प्रकार के इसमें डेंजर, इसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। ऑल दिस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड द आयनाइजिंग रेडिएशंस। दिस इज़ आयनाइजिंग रेडिएशंस, जिसके कारण से क्या होता है, इन सारी रेडिएशंस की वजह से सिकनेस आने लगती, कमजोरी आने लगती है। जैसे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड के बीच में अलग अलग प्रकार के वायरस एंड रेडिएशंस की वजह से उसमें एक बीमारी डेवलप हो गई, ठीक है, जिससे उसमें कमजोरी आने लगी, सिकनेस एंड वीकनेस एंड म्यूटेशंस हो जाना। कई प्रकार के जीवों के अंदर में रेडिएशंस की वजह से म्यूटेशन आ गया, उनमें परिवर्तन आ गया, कई प्रकार के गलत सिम्टम्स उसमें डेवलप हो गए। एंड ट्यूमर मीन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द सेल्स आर डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ दिस इज कॉल्ड द ट्यूमर एंड ऑल्सो कॉल्ड द कैंसर, स्किन कैंसर। ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से होता है। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सनलाइट से आती है, यूवी रेसेस, एक्स रेसेस, गामा रेसेस, ठीक है। दिस इज़ अ सनबर्न, ये हमारी स्किन को पूरी तरह से बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एजिंग
एज बढ़ने की वजह से इचिंग का आ जाना, एजिंग, एंड देन एज का ज़्यादा डेवलप हो जाना, एंड देन स्किन कैंसर, स्किन के ऊपर में अनवांटेड सेल डेवलपमेंट की कंडीशंस इज cause of ultraviolet radiations, and this is ionizing radiations. These examples are most important. Other causes of cell damage, अगर हम देखें other causes, first cause is a chemical causes. This is a substance are the metabolites, ऐसे chemicals जो मेडिकल लैब में या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हमारी बॉडी के ऊपर में डैमेज आ सकते हैं। इसलिए ग्लव्स प्रॉपर एप्रॉन पहन करके हम प्रैक्टिकल लैब में या फिर किसी भी रिसर्च में अपने आप को एंटर करवाते हैं। एंड देन हाइपोक्सिया इज़ अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन या दिस इन कंडीशंस रिजल्ट ऑफ एस्कीमिया, ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर न होना इन अ कार्डिक, मतलब कि हार्ट में, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम कार्डिक फेलियर, या हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज़, दिस इज़ द हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशंस डेवलप होने लगती है इन आवर बॉडी। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग द बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में आपके आ जाते हैं वायरस एंड पैरासाइट्स, वायरस या फिर पैथोजेंस। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग इज़ अ न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, बॉडी के अंदर में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस न मिलने की वजह से या हायर अमाउंट में बॉडी में अगर न्यूट्रिशंस अवेलेबल है, एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिसीज़ डेवलप हो सकती हैं, ठीक है।